राजकुमार भाटी, वोट कटेंगे, पहले 50,000 कह रहे थे, अब 20,000 पर आ गए और ये वोट कटने से आरक्षण चला जाएगा। आरक्षण कैसे चला जाएगा? संबित पात्रा को समझ नहीं आ रहा ये। नहीं, जब आरक्षित वर्ग के वोट ही कम हो जाएंगे, आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, तो आरक्षण खत्म करना तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत लंबे समय की उनकी इच्छा है, भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की, कि आरक्षण खत्म हो। ये तो वो लंबे समय से चाहते रहे हैं। उनकी चाहत कुछ भी लेकिन हो, संदीप जी, असली जो समस्या पैदा हो रही है, आरक्षण कैसे खत्म होगा? राजकुमार भाई, सवाल सीधा है बिल्कुल। देखिए, जो असली समस्या पैदा हो रही है वो चुनाव आयोग की जल्दबाजी की वजह से पैदा हो रही है। अगर चुनाव आयोग इसको पूरी तैयारी के साथ बीएलओज को पूरी ट्रेनिंग देकर पूरा समय लेकर अगर कराता, जिस प्रक्रिया को वो 1 महीने में आनन फानन में पूरी कर लेना चाहते हैं, वो प्रक्रिया 3 महीने में भी तो पूरी की जा सकती थी। एक भी वोटर छूटे नहीं, एक भी वोटर का फार्म भरने से न छूटे, एक भी वोट जो जायज वोट है वो कटे नहीं, ऐसी गारंटी के साथ भी तो एसआईआर ये बात तो पहले भी हो चुकी। सवाल जो मेरा है, आप तो सीधे सवाल का सीधा जवाब देने में वाले व्यक्तियों में से हैं। भाई, वोट कटेगा तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, कैसे? देखिए, जब पहला ड्राफ्ट आएगा वोटर लिस्ट का, तब हम ये कह पाएंगे समीक्षा के बाद कि किस किस वर्ग के कितने वोट काटे हैं। आज जो बातें कही जा रही हैं वो चर्चाओं पर, संदेहों पर और अफवाहों पर कही जा रही हैं। ऐसी चर्चा है, कई बीएलओ ये कह रहे हैं हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जो जिस जीएस बीएलओ का आपने जिक्र किया, जिसने सुसाइड कर लिया, उसने ये बोला है कि मेरे ऊपर दबाव था कि ओबीसी वर्ग की वोटें काटनी है। नहीं, आप विपिन यादव की शायद बात कर रहे हैं। कई क्षेत्रों से ये खबर आ रही है। विपिन यादव ने ऐसा नहीं बोला अपनी डाइंग डिक्लेरेशन में। उनके रिश्तेदार ने जरूर बोला ये बात बोली है, पर रिश्तेदार ने बोली। उस रिश्तेदार ने ये कहा कि मुझे उन्होंने ये बताया था कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। तो अगर इस तरह किया जाएगा कि ओबीसी के, एससी के, आदिवासियों के वोट काटे जाएंगे, तो आरक्षण भी खत्म होगा। फिर जब उनके मतदाता ही कम हो जाएंगे, उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, तो उनकी आवाज कमजोर हो जाएगी। सबूत नहीं है, कयासों का बाजार जो गर्म हो रहा है, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और ये भ्रामक खबरें भी हो सकती हैं, आप ये भी मान रहे हैं, उनके आधार पर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। संदीप जी, जो उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड रहा, जिसके सबूत हैं, जो बाकायदा प्रमाणित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बार बार ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी के वोट काटे हैं। हमने 18,000 शपथ पत्र 2022 विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग को दिए हुए हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसमें वो सारे मतदाता पीडीए के हैं, पीडीए वर्ग के हैं। दूसरे जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, उसमें साफ साफ देखा गया कि पुलिस खड़े कर करके और पीडीए के वोट नहीं पड़ने दिए जा रहे थे। ओबीसी बहुल और मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस आईडी हमने देखा दरोगा सीधे चुनाव आयोग बंदूक तान रहा था कि ये तो हमने देखा, दरोगा बंदूक तान रहा था। तो जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बेईमानी करती रही है, ओबीसी के वोट और एससी के वोट जानबूझ कर काटे जाते हैं, फिर उन्हें मतदान नहीं करने दिया जाता, फिर उन्हें डराया धमकाया जाता है और उन्हें भयभीत किया जाता है। अगर उनका प्रतिनिधित्व ठोक रहे हैं, एफिडेविट दिए थे चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग ने अगर संज्ञान नहीं लिया तो अदालत जाइए ना, उस बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ स्टूडियो में यह चर्चा करने से काम चल जाएगा क्या? राजकुमार भाटी, वो सवाल आपका बिल्कुल जायज है, लेकिन हमारी बात भी तो जायज है। चुनाव आयोग तो जवाब दे कि उसने हमारे शपथ पत्रों पर कार्रवाई क्यों नहीं की। नहीं, अभी तो एक चुनाव लगा दिया है। चुनाव आयुक्त ने, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त ने, राजीव राय ने कहा है कि 20,000 लोगों के बाकायदा वो सबूत भी उन्होंने चुनाव आयोग को भेज दिए हैं। ये वो दावा कर रहे हैं। चुनाव आयोग के जवाब का 1 दिन इंतजार किया, कोई जवाब नहीं मिला है। अधिकांश गांवों में बीएलओ नहीं पहुंचे हैं। वो ये भी दावा कर रहे हैं फॉर्म उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, और डीएम को भी पत्र लिखा, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। और इसमें आपने भी एक आरोप जड़ दिया था। आपने आरोप लगाया शहरी इलाकों में फर्जी वोट बरकरार रहेंगे, गांवों में वोट, असली वोट काटे जा रहे हैं।
तो ये सबूत दीजिए ना, अदालत में पहुंचिए ना। मैंने अगर चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा है राजकुमार, मैं जिला गौतम बुद्ध नगर की यहीं की आपको बात बता रहा हूँ। मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला था। हमने एक सप्ताह पहले ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर कस्बा है, 30,000 वोट हैं, 25 BLO हैं। हमने अपने BLAs की मीटिंग ली और रिपोर्ट मांगी कि क्या कितने फार्म भरे जा चुके हैं, कितने फार्म वितरित हो गए हैं। एक भी BLO तब तक मतदाताओं के घर नहीं गया था, जबकि चुनाव आयोग का निर्देश है कि 3-3 बार घर जाएंगे, मतदाता को फार्म देंगे। ये शिकायत हमने BLO से बात की वहीं बैठ के फ़ोन पे। BLO ने साफ कह दिया कि हमें उनके एड्रेस नहीं है हमारे पास, हम कैसे जाएंगे, वोटर लिस्ट में एड्रेस नहीं लिखे हुए। फिर हमने सुपरवाइजर से शिकायत की, SDM से शिकायत की, DM को लिखित में दिया, सोशल मीडिया पे एक्स पे तो आपकी पोस्ट करके शिकायतों का ही उसे तो संज्ञान लिया है ना। टैग आप किया ये उसमें सवाल चुनाव आयोग पिछले 10 दिनों से उठा रहे थे। 4 दिन पहले गौतम बुद्ध नगर में 68 BLO के खिलाफ FIR की गई, 181 को निष्कासित करने के आदेश भी जारी कर दिए। ये आंगनवाड़ी वर्कर्स थी और जांच के आदेश 304 के खिलाफ दिए गए, 553 सिर्फ गौतम बुद्ध नगर में। उसमें आप कहने लगे ये अमानवीय है, इनके साथ तो नाइंसाफी कर रहे हैं। अब चित भी मेरी पट भी मेरी। राजकुमार भाटी, नहीं, मैं इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करूंगा। मैं इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करूंगा कि हमारी उस शिकायत के बाद फार्म बंटने में थोड़ा तेजी आई और BLO में चहल पहल हुई, BLO जाने शुरू हुए। लेकिन अभी तक भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अभी तक भी 40% फार्म ही अपलोड हुए हैं और लगभग 70% फार्म बटे हैं। 30% फार्म तो अभी पहुंच ही नहीं पाए हैं और 60% अभी अपलोड नहीं हो पाए हैं। पहली बात तो ये 4 दिन बाकी बचे, केवल हमारे पास 4 दिन बचे हैं। 4 दिन में ये प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग को इसका समय बढ़ाना जाना चाहिए। दूसरे BLO के ऊपर अनावश्यक दबाव बनाए जा रहे हैं, इस बात के कई सबूत हैं। 3 अध्यापकों ने रिजाइन कर दिया है जिला गौतम बुद्ध नगर में। सरकारी टीचर जिनकी नौकरी 15 साल 20 साल पुरानी हो गई है, क्यों सरकारी नौकरी छोड़ेंगे? उन्होंने ये कहते हुए रिजाइन कर दिया कि हमारे ऊपर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। आप चाहें तो मैं उनका पत्र भी भेज सकता हूं, मेरे पास पत्र भी मेरे मोबाइल में मौजूद है। आप पत्र भेजिए, प्राथमिक शिक्षक हमें जो जानकारी मिलेगी ना ज्ञापन दिया है, ना काऊ से बह। मैं आपके यहाँ तो हम सीधा सीधा आपको रखे आगे, ये हमारा मोटो मैं आपके व्हाट्सएप पे आपके मैं अभी आपके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं। प्राथमिक शिक्षक संघ का ज्ञापन भी है, DM को उन्होंने ज्ञापन दिया है कि BLO के ऊपर अनावश्यक दबाव अधिकारियों द्वारा बनाया जा रहा है। हमने तो जब उनसे व्यक्तिगत तौर पे पूछा कि क्या अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, गजब का अंतर है। अभी कुछ दिन पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले 50,000 वोट काटे जाएंगे PDA के हर विधानसभा क्षेत्र में। आज कह रहे हैं 20,000, क्योंकि राजीव राय 20,000 का कह रहे हैं। 20,000 कटेंगे, 50,000 कटेंगे, या कुछ नहीं कट रहा है? घोषी लोकसभा की बात जो आज 20,000 की बात घट रहा है, केवल घोषी, वो केवल घोषी लोकसभा की बात कही है। और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। हमारे दबाव के बाद थोड़े काम में तेजी आई है और काम थोड़ा ठीक हुआ है। आपके तो और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। आपने तो राज्यसभा भेजा उन्हें। जयंत चौधरी कह रहे हैं चुनाव लड़ने का मन ही नहीं लग रहा है, समाजवादी पार्टी बहाने ढूंढ रही है चुनाव ना लड़ने के। अब ये तो जयंत चौधरी अपने दिल को टटोल कर देख लें कि जो पार्टी खत्म हो चुकी थी, जयंत चौधरी का सामान घर से बाहर फिकवाया था भारतीय जनता पार्टी ने, जयंत चौधरी को दिल्ली से बाहर कर दिया था। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की मदद से वो दोबारा दिल्ली में पहुंचे, दोबारा उन्हें आवास मिला। ये तो वो अपने दिल में झांक के देखे कि उन्हें अखिलेश जी के बारे में ऐसी भाषा बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। एहसान फरामोश आदमी को नहीं होना चाहिए। आप अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम खराब भी नहीं बोलें। जिस पार्टी ने आपके ऊपर लाठियां पटकवाई थी, पुलिस से पिटवाया था आपको सरेआम खुले मैदान में, आज उस पार्टी के साथ चले गए आप। ये तो उन्हें अपने दिल में झांक के देखना चाहिए। चौधरी चरण सिंह बहुत महान नेता थे, रोहित अग्रवाल भी साथ में है, क्योंकि आपने सीधे चुनौती दी है, ललकारा है जयंत चौधरी को। रोहित अग्रवाल भाई राज्यसभा तो भेजा ही, एक वो राजनीतिक वनवास समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया, साइकिल पर सवार हुए तो खत्म हुआ था। राजकुमार भाटी कह रहे हैं अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है जयंत चौधरी को।
संदीप भाई, राजकुमार भाटी जी ने शब्द का प्रयोग किया एहसान फरामोश। तो एहसान फरामोश 1989 में किसने धोखा दिया था चौधरी अजीत सिंह जी को? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी ने। अगर उन्होंने धोखा ना दिया होता चौधरी अजीत सिंह जी को, तो शायद राजकुमार भाटी जो समाजवादी पार्टी का तबका लिख के बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, प्रवक्ता बन के, राष्ट्रीय प्रवक्ता बन के, वो यहाँ पे होते ही ना, एग्जिस्ट ही ना करते। तो जिस पार्टी की उपज ही धोखे से हुई हो, वो हमको तो कम से कम ज्ञान ना दे। अच्छा, दूसरी धोखे के बात यह बदले है, जब धोखा दे गठबंधन दिया होता, आपने, मोटी बात ये है। नहीं, हमने कोई धोखा नहीं दिया, हमने इनको कोई धोखा नहीं दिया। देखिए, गठबंधन होता है, गठबंधन के अंदर अपने टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिसके जो तय होते हैं, और गठबंधन तोड़ने का काम समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया था। समाजवादी पार्टी पुनः राष्ट्रीय लोकदल को धोखा देना चाहती थी 2024 के चुनाव के अंदर, जो कि साफ साफ तौर पे सामने आ चुका था। और ये बात एक बार नहीं 10 बार कम से कम मीडिया के अंदर हो चुकी है कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल के ऊपर अपने गुंडों को लड़वाना चाहती थी, जिनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अंदर पूरी तरीके से देश के अंदर खून रगा हुआ है। उन गुंडों को वो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर लड़ाना चाहती थी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल के ऊपर पश्चिम उत्तर प्रदेश का मतदाता विश्वास करता है। समाजवादी पार्टी चाहती थी कि राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता तो नाराज मतलब हो जाए। एसआईआर की ये वोटर शुद्धिकरण बिल्कुल सही है, सटीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नवी बार हो रहा है संदीप भाई, कुछ नया थोड़ी ना हो रहा है भाई। देश के अंदर नवी बार वोटर 22 शुद्धिकरण साल बाद भी हो रहा है ना। शुद्धिकरण- ना ना, वो तो नवी बार तो हो रहा है, 2003 तक 8 बार हो गया, उसके बाद 2025 में ही याद आ रहा है, लोकसभा चुनाव से पहले याद नहीं आया। और ऐसी ऐसी जगह हो रहा है जहां अब 3 साल बाद भी चुनाव है, वहां पर करवाने की ऐसी क्या जरूरत है? ऐसी हबड़ा तबड़ी क्यों है? वो आफत क्यों मची है? इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक डेटा समझा देता हूं संदीप भाई, जो कि देश की जनता को समझना चाहिए। एक बूथ के ऊपर 1200 मतदाता हो सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि उसके ऊपर का अगर मतदाता होंगे तो ऑक्सिलरी बूथ बनाना पड़ेगा, और एक बूथ के ऊपर एक बीएलओ की जिम्मेदारी होती है। एक बीएलओ की जिम्मेदारी 2 बूथ की नहीं हो सकती है। तो स्थिति बिल्कुल साफ है। अगर आपको 30 दिन दिए गए हैं तो आपको 40 लोगों तक पहुंचना है, और भारत की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से एक परिवार के अंदर 8 से 10 लोग होते हैं। मतलब आपको लगभग 4 से 5 परिवारों तक आपको पहुंचना है दिन में बीएलओ को। और समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं बहुत प्रेशर है साहब बीएलओ के ऊपर। अच्छा, तो अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रेशर BLO की मौत बीएलओ के यूं ही ऊपर हो है गई कि समाजवादी पार्टी के ऊपर है? ये इतनी बड़ी जमहूरियत में छोटे छोटे कर्मचारियों की मौतें होती रहती हैं। वो कोई ट्रेन के आगे कूद रहा है, किसी को शादी करने नहीं दी गई, 7 फेरे नहीं लेने दिए गए, वो फांसी लटक कर आत्महत्या कर लेता है, कोई जहर खा लेता है, बड़ी आसानी से काम हो रहा था, फिर ये क्यों मर रहे हैं बीएलओ? देखिए, किसी की भी मौत के ऊपर ना तो राजनीति होनी चाहिए, और किसी की भी मौत दुखद नहीं, उस पर होती जवाब है, भी नहीं और देंगे। उसके प्रति संवेदनशील चुनाव होना आयोग चाहिए। कहेगा सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से पूरा हो जाएगा। ये 28 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? देखिए, 28 लोगों के अगर ये लगता है कि इन 28 लोगों के अंदर मौत का जिम्मेदार चुनाव आयोग है, तो मुझे लगता है कि जिस पार्टी को ऐसा प्रतीत होता है उस पार्टी को आगे बढ़ के एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। नहीं भाई, नहीं, देश के अंदर अच्छा अच्छा कानून है, अच्छा, संविधान बड़ा है बड़ा ना। हर चीज विपक्ष के कांधे पे डाल देते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन नहीं, नाम हम की एक विपक्ष चीज, के कांधे पे नहीं रोहित डाल भाई, रहे हैं। अरे आप तो इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, डाइंग डिक्लेरेशन का तो सीधे संज्ञान प्रशासन पुलिस सीधा ले सकती है, और एफआईआर होती है ना। कोई डाइंग ये तो वही बात डिक्लेरेशन हो में गई ना। रोहित अग्रवाल का नाम डाल दे, अब तो खैर आप तो सत्ताधारी गठबंधन में है, शायद आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो, मेरा नाम ले दे मुझे तो पुलिस सीधा उठा ले जाएगी, नहीं उठाएगी। और नाम लिए गए हैं डाइंग डिक्लेरेशन में, कानूनगो के भी, एसडीएम के भी, निर्वाचन अधिकारी के भी। कोई एफआईआर हुई? कोई चुनाव आयोग से कोई आदेश निर्देश पारित किया गया? संदीप भाई, जिस भी व्यवस्था के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन अवेलेबल है उसके अंदर जांच होगी, और जांच होने के बाद अगर जांच कोई भी तो दोषी यही पाया जांच जाएगा, उसके ऊपर होगी, कार्रवाई होगी। कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, जांच होगी। बिना सीधे जांच सीधे के फांसी एफआईआर क्यों देंगे नहीं क्या? हो रही? ये एफआईआर अगर गौतम बुद्ध नगर में 68 एफआईआर, बहराइच में 5 एफआईआर, बुलंदशहर में 6 एफआईआर बीएलओ के खिलाफ हो सकती हैं, तो बीएलओ की मौत पर निर्वाचन अधिकारी या एसडीएम के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो सकती? सिंपल सा सवाल है। देखिए, अभी भाटी साहब मेरे साथ एक डिबेट में थे थोड़ी देर पहले, और भाटी साहब ने बताया कि एक बीएलओ ने इनको सेंसिटिव जानकारियां दी। अब फिर जो मैं पूछ रहा हूं, जिसको ये भाटी कोर्ट साहब में को भी- करिए ना कोर्ट अभी में भी किनारे, लेके जाने को तैयार आप थे। भाटी साहब को किनारे करिए ना रोहित भाई। अगर हाँ। बीएलओ के खिलाफ एफआईआर हो सकती है, जिन बीएलओ ने डाइंग डिक्लेरेशन दी उस आधार पर वहां के निर्वाचन अधिकारी एसडीएम के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? इसका जवाब दीजिए ना।
मुझे लगता है किसी भी सोसाइटी के अंदर जांच तो होती ही है, बिना जांच के तो कोई भी सोसाइटी केस बंद हो ही FIR नहीं नहीं सकता होती है। अच्छा, चलिए उसका भी तो पता जांच लग तो होगी जाएगा। ही होगी, और जहां हम पे टाइम पीछे पड़ते हैं तो डेरिवेशन है, पीछा तो जल्दी से छोड़ते नहीं है, तो इस बात में हम अंत तक देखेंगे वो जांच में क्या पाया जाता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।